हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां इस समय हम लोग सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी का लिखा हुआ एक प्रसिद्ध उपन्यास गबन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और कई पाठ्यक्रमों में भी लगा हुआ है। इसको हमने अभी तक 12 भागों में देखा है। आज हम इसके आगे देखेंगे। अभी तक हमने देखा कि यह उपन्यास एक रमानाथ नामक युवक के इर्द गिर्द घूमता है, जिसकी शादी एक जालपा नामक सुंदरी युवती से हो जाती। जालपा अपने माँ बाप की अकेली संतान होती है। क्योंकि अब हम उपन्यास की काफ़ी आगे निकल आए हैं, तो हम जल्दी से इसको शॉर्ट में ही आपको थोड़ा सा भूमिका बता देते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो रमानाथ की शादी जालपा नामक सुंदर युवती से होती है, जो माँ बाप की अकेली संतान होती है। और अकेली संतान होने के कारण उसका बहुत ही लाड प्यार से लालन पालन किया गया। बचपन से वह गहनों की शौकीन थी और हर समय गहनों की ही बात होती थी। गहने उसके दिमाग में ऐसे चढ़े हुए थे कि वह गहनों से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं समझती। खेलने में भी वह गुड्डे गुड़ियों को गहने ही पहनाया करती। शादी में उसके चंद्रहार नहीं गया। जालपा उससे बहुत दुखी थी। वैसे तो सब कुछ आया, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, पर वह इसी बात से दुखी थी। और ससुराल वाले उसके मध्यम वर्गीय थे। ससुर ईमानदार थे और छोटी सी नौकरी थी। बड़ा सा परिवार था। इलाहाबाद जैसे शहर में रहते थे और वह बहू को गहने तो बनवा देते हैं, पर उधार में बनवाते हैं। शादी में कुछ अधिक खर्चा हो जाता है, तो रमा से कहते हैं कि बहू से कुछ गहने मांग लो, जिससे कि मैं सुनार को दे दूं, बाद में छुड़वा लूँगा। पर रमा ने, जो कि मध्यम वर्गीय युवकों की भांति अपनी पत्नी से इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, अपने आप को इतना अमीर दिखा देता है कि उसका मन नहीं होता, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वह अपनी पत्नी से कुछ गहने मांगे। वह अपने पिता से कहता है, मैं चोरी करके उठा तो ला सकता हूँ, पर मैं मांग कर नहीं लाऊंगा। वह उसकी शान के विरुद्ध होता है और यही रमा की आदत अंतोगत्वा उसके पतन का कारण बनती है। वह हर जगह अपने हर मित्र से हर जगह अपनी बड़ी बड़ी बातें हाँकता है, झूठ जो कि वास्तव में नहीं होती हैं। और अपनी पत्नी से भी वह बहुत बड़ी बड़ी बातें कहता है, बताता है कि हमारे पास बहुत बैंक बैलेंस है, बहुत खेती है और हम लोग मध्यम वर्गीय नहीं हैं, उच्च वर्गीय अपने आप को दिखाता रहता है। और रात में वह चोरी करके सारे गहने उठा लाता है, अपने पिता को दे देता है। पिताजी, जो कि बहुत ईमानदार होते हैं, पर परिस्थितियों वह अपने बेटे की करतूत में शामिल हो जाते हैं। जालपा के गहने जब से चोरी हुए वह बहुत दुखी रहती थी, किसी से बात न करती थी। रमा अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। उसको इस बात का बहुत दुख था। उसने एक नौकरी भी तलाश की, जो कि उसके मित्र रमेश जिस ऑफिस में बड़े बाबू थे, उसी पे उसको क्लर्क की नौकरी छोटे बाबू के रूप में मिल गई। रमा की आय तो 30 रुपये महीने थी, पर उसने अपनी पत्नी को 50 रुपये बताया। ऊपरी इनकम भी थी। जालपा, जो कि गहनों के लिए रोती थी, उसने गहने तो बनवा दिए और सुनार से उधार लेकर बनवा दिए। उसकी धाक में सुनार ने उधार दे दिया, पर रमा ऊपरी खर्चे इतने अधिक करता था कि साल भर हो गए उसने सुनार को एक पैसा नहीं दिया। इधर रमा की मित्र एक रतन नामक युवती हो जाती, जो कि शहर के बहुत प्रसिद्ध वकील साहब की पत्नी थी। वे दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र हो जाते हैं। एक दिन रतन जालपा को अपने घर दावत पे बुलाती है। दावत पे जाती है तो रतन को जालपा के कंगन पसंद आ जाते हैं। जालपा उसको 600 रुपये में वह कंगन बनवाने के लिए देती है। रमानाथ वह कंगन सुनार को बनाने के लिए पैसे देता है, तो सुनार पहले के पैसों में वो काट लेता, उसको पैसे नहीं देता, उनको नए कंगन नहीं देता। कहता जब पूरे पैसे चुका दोगे तभी कंगन मिलेंगे। कोई भी सुनार उसको कंगन देने को राजी नहीं होता। रमा से बार बार रतन अपने कंगनों के लिए पूछती। रमा टाल मटोल करता। इधर महीने 2 महीने बीत जाने पर रतन भी क्रोधित हो गए और उसने कहा कि आप कंगन नहीं बनवाते तो मेरे पैसे ही दे दीजिए। अब रमा के पास कोई चारा नहीं था, करता तो क्या करता। उसने एक दिन अपने ऑफिस में जितने भी चुंगी के पैसे आए थे वह घर उठा लाया और वह पैसे देना नहीं चाहता था, सिर्फ ये दिखाने के लिए लाया था कि मेरे पास पैसे हैं, सुनार ही नहीं दे रहा। पर पत्नी जालपा को यह पता नहीं था। रतन जब पैसे लेने आई तो उसने क्रोधवश सारे पैसे उठाकर दे दिए। जब रतन ने ये के द्वारा पैसे ले जाने की बात रमा ने सुनी तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसमें 200 रुपये ज़्यादा थे। उसने सवेरे नौकर को भेजा और पैसे मंगवाए, तो रतन ने अपने 600 रुपये काट के 200 रुपये वापस कर दिए। रमानाथ के लिए अब कोई विकल्प नहीं बचा। उसको यही डर लग रहा था कि अब मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। उसने अपनी पत्नी और पिता को अपनी किसी भी समस्या को नहीं बताया। वह चुपचाप भाग गया घर से और जाकर वह कलकत्ते चला गया। कलकत्ते में उसको देवी दीन नामक एक खटिक मिला, जो कि बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। उसी के घर वह मेहमान के रूप में रहा।
देवी दीन और उसकी पत्नी जग्गो ने उसको अपने पुत्र की तरह रखा। एक दिन वह सिनेमा देखने बाहर गया और वहाँ पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। वो अपनी ही गलती से पकड़ा गया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा भयभीत और शंकित था कि उसको लग रहा था कि हर व्यक्ति उसी की तलाश में है। इधर रमानाथ को ढूंढते ढूंढते जालपा ने अखबार में एक शतरंज की चाल प्रकाशित करवाई और रमा ने उसको सॉल्व किया। इस तरह रमा का पता जालपा को चल गया और पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर रमा ने अपनी सारी सच्चाई बता दी। पुलिस ने इलाहाबाद फ़ोन किया तो पता चला कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा नहीं। इधर रमेश बाबू को इस तरह से ज्ञात हुआ कि रमानाथ इलाहाबाद में। वकील साहब का भी देहांत हो गया। रतन बहुत परेशान रहती थी। रमा के जाने के बाद रतन और जालपा में बहुत अधिक मित्रता हो गई थी। दोनों एक दूसरे का बड़ा ध्यान रखती थी। इधर वकील साहब के भतीजे मणिभूषण भी वकील साहब की सारी जायदाद हड़पना चाहते थे और उन्होंने रतन को इस बात की भनक लग गई थी, इसलिए वह बहुत दुखी रहती थी। इधर जालपा को जब पता चला कि रमानाथ इलाहाबाद में है तो वो अपने पति को लेने इलाहाबाद आ गई। इलाहाबाद में वह उसी दफ्तर पहुंची प्रजामित्र, जहां से उसको देवी दीन के घर का पता मिला और वहां वह पहुंच गए। उसको देवी दीन मिले। इधर पुलिस का मुखबिर बन गया रमानाथ। पुलिस को जब इस बात का पता चला कि रमा के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है तो उन्होंने खेल खेला और रमानाथ को झूठी शहादत देने के लिए तैयार करा लिया। देवी दीन इस बात से बहुत दुखी था। वह पुत्रवत मानता था और उसके अंदर सच्ची देशभक्ति थी। उसके 2 पुत्र देश के ऊपर ही स्वदेशी आंदोलन में शहीद हो गए थे। वो पति पत्नी थे तो खटिक, पर बहुत ही निर्मल हृदय के, बहुत ही अच्छे व्यक्ति। रमा की पत्नी जालपा जब आई तो रमा के जाने के बाद उसका कमरा खाली पड़ा था। ऐसा कहकर उसने बुला लिया और कहा। जब उनका भाई उनसे मिलने आया तो उसने डील डॉल देखकर अनुमान लगा लिया। इसके आगे हम देखते हैं क्या होता है। देवी दीन ने गोपी को सिर से पांव तक देखा। रमा से आकृति मिलती थी। बोले, आओ बेटा बैठो। कब आए घर से? गोपी एक खटिक की दुकान पर बैठना अपनी शान के खिलाफ समझ रहा था। खड़ा खड़ा बोला, आज ही तो आया हूँ, भाभी भी साथ है, धर्मशाले में ठहरा हुआ हूँ। देवी दीन ने खड़े होकर कहा, अरे तो जाकर बहू को यहाँ लाओ, ऊपर रमा बाबू का कमरा है ही, आराम से रहो, धर्मशाले में क्यों पड़े रहोगे? नहीं चलो मैं भी चलता हूँ, यहाँ सब तरह का आराम है। उसने जग्गो को खबर सुनाई, ऊपर झाड़ू लगाने को कहा। गोपी के साथ धर्मशाले चल दिया। बुढ़िया ने तुरंत ऊपर जाकर झाड़ू लगाया, लपक कर हलवाई की दुकान से मिठाई और दही लाई, सुराही में पानी भरकर रख दिया, फिर अपना हाथ मुंह धोया, एक रंगीन साड़ी निकाली, गहने पहने और बन ठन कर बहू की राह देखने लगी। इतने में फिटन आ पहुंची। बुढ़िया ने जाकर जालपा को उतारा। जालपा पहले तो साग भाजी की दुकान देखकर कुछ झिझकी, पर बुढ़िया का स्नेह स्वागत देखकर उसकी झिझक दूर हो गई। उसके साथ ऊपर गई तो हर एक चीज अपनी तरह की पाई, मानो अपना ही घर हो। जग्गू ने लोटे में पानी रखकर कहा, इसी में रहते थे भैया। बेटी, आज 15 रोज से सूना पड़ा हुआ, हाथ मुँह धोकर दही चीनी खा लो बेटी, भैया का हाल तो अभी तुम्हें मालूम न हुआ होगा। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, कुछ ठीक ठीक नहीं मालूम है, वह जो पत्र में छपता है वह मालूम हुआ है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देवी दीन ऊपर आ गया, बोला, गिरफ्तार तो किया था, पर अब तो वह एक मुकदमे में सरकारी गवाह हो गए हैं। प्रयागराज में उन पर कोई मुकदमा ना चलेगा और शायद नौकरी चाकरी भी मिल जाए। जालपा ने गर्व से कहा, क्या इसी डर से वह सरकारी गवाह हो गए हैं? वहाँ तो उन पर कोई मुकदमा ही नहीं है, मुकदमा क्यों चलेगा? देवी दीन ने डरते डरते कहा, कुछ रुपए पैसे का मामला था ना। जालपा ने मानो आहत होकर कहा, वह कोई बात न थी, जो ही हम लोगों को मालूम हुआ कि कुछ सरकारी रकम इनसे खर्च हो गई है, उसी वक्त पहुंचा दी। यह व्यर्थ घबरा कर चले आए और फिर ऐसी चुप्पी साधी कि अपनी खबर तक नहीं दी। देवी दीन का चेहरा जगमगा उठा, मानो किसी व्यथा से आराम मिल गया हो। बोला, यह हम लोगों को क्या मालूम, बार बार समझाया कि घर पे घर खत पत्तर भेज दो, लोग घबराते होंगे, पर मारे शर्म के लिखते ही नहीं थे। इसी धोखे में पड़े रहे कि प्रयागराज में मुकदमा चल रहा होगा, जानते तो सरकारी गवाह क्यों बनते। सरकारी गवाह का आशय जालपा से छिपा न था। समाज में उसकी जो निंदा और अपकीर्ति होती थी, यह भी उससे छिपी न थी। किस तरह का प्रलोभन दिया जाता है, किस भांति पुलिस के पुतले बनकर अपने ही मित्रों का गला घोटते हैं, यह सब उसे मालूम था। मगर कोई आदमी अपने बुरे आचरण पर लज्जित होकर भी सत्य का उद्घाटन करे, छल और कपट का आवरण हटा दे, तो वह सज्जन है। उसके साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है।
मगर सिर्फ यही है कि अपनी गोष्ठी के साथ किए फल को भोगने को तैयार है। हंसता खेलता फांसी पर चढ़ जाए तो वह सच्चा वीर है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वार्थ के नीच आडंबर से, दंड की कठोरता से भयभीत होकर अपने साथियों से दगा करे, आस्तीन का सांप बन जाए तो वह कायर है, पतित है और बेहया है, विश्वासघात, डाकुओं और समाज के शत्रुओं से भी उतना ही हेय है जितना किसी अन्य क्षोभ से। ऐसे प्राणी को समाज कभी क्षमा नहीं करता। जालपा इसे खूब समझती थी। यह तो समस्या और भी जटिल हो गई। रमा ने दंड के भय से अपने किए हुए पापों का पर्दा नहीं खोला। उसमें से कम सच्चाई तो होती, निंदा होने पर भी सच्चाई का एक गुण बहुत होता है। यहाँ तो उसका पापों का पर्दा खुल गया जिसकी हवा उसे तक न थी। जालपा को सहसा इस पर विश्वास न आया। अवश्य कोई न कोई बात हुई होगी जिससे रमा को सरकारी गवाह बनने पर मजबूर किया गया होगा। सच्चाई सकुचाती हुई बोली, क्या यहाँ भी कोई बात हो गई थी? देवी दिन उसकी मनोव्यथा का अनुभव करते हुए बोला, कोई बात नहीं, यहाँ वे मेरे साथ ही प्रयागराज से आए। जब से आए कहीं नहीं गए, बाहर निकलते ही नहीं थे। बस एक दिन निकले और उसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया। एक सिपाही को आते देखकर डरे कि कहीं मुझे ही पकड़ने आ रहा, भाग खड़े हुए। उस सिपाही को खटका हुआ, उसने सुबह में गिरफ्तार कर लिया। मैं भी इनके पीछे थाने पहुंचा। दरोगा पहले तो रिश्वत मांगते थे, मगर जब तक मैं रुपए घर से लेकर गया वहाँ और ही गुल खिल चुका था। अफसरों में ना जाने क्या बात हुई, उन्हें सरकारी गवाह बना लिया गया। मुझसे भैया ने कहा, इस मामले में बिल्कुल झूठ ना बोलना पड़ेगा। पुलिस का मुकदमा सच्चा है, सच्ची बात कह देने में क्या हर्ज है। मैं चुप हो गया, क्या करता। जग्गो ना जाने सबों में जग्गो ने कहा, ना जाने सबों ने कौन सी बूटी सुंघा दी। भैया ऐसे न थे, दिन भर अम्मा अम्मा करते रहते थे। दुकान पर सभी तरह के लोग आते हैं, मर्द भी औरत भी, क्या मजाल किसी को आंख उठाकर देखा हो। देवी दिन कोई बुराई नहीं थी, मैंने तो ऐसा लड़का नहीं देखा। उसी धोखे में आ गए। जालपा ने 1 मिनट सोचने के बाद कहा, क्या उनका बयान हो गया? हाँ, 3 दिन से बराबर हो रहा है, आज खत्म हो गया। जालपा ने उद्विग्न होकर कहा, तो अब कुछ नहीं हो सकता, मैं उनसे मिल सकती हूँ? देवी दिन जालपा के इस प्रश्न पर मुस्कुरा पड़ा। हाँ और क्या, जिससे तुम जाकर भाड़ा फोड़ कर दो और सारा खेल बिगाड़ दो। पुलिस ऐसी क्या गधी है, आजकल कोई भी उनसे नहीं मिलने पाता, बड़ा कड़ा पहरा रहता है। इस प्रश्न पर इस समय और कोई बातचीत न हो सकी। इस गुत्थी को सुलझाना आसान न था। जालपा ने गोपी को बुलाया। वह छज्जे पर खड़ा सड़क का तमाशा देख रहा था। ऐसा शर्मा रहा था मानो ससुराल आया हो। धीरे धीरे आकर खड़ा हो गया। जालपा ने कहा, हाथ मुंह धोकर कुछ खा तो लो, दही तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। गोपी लजाकर फिर बाहर चला गया। देवी दी ने मुस्कुराकर कहा, हमारे सामने न खाएंगे, हम चले जाते हैं। तुम्हें जिस चीज़ की जरूरत हो हमसे कह देना बहू जी, तुम्हारा ही घर है। भैया तो हमको अपना ही समझते थे और हमारा कौन बैठा है, जग्गू ने गर्व से कहा। वह तो मेरे हाथ का बना खा लेते थे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें भोजन न बनाना पड़ेगा माँ जी, मैं बना दिया करूँगी। जग्गू ने आपत्ति की, हमारी बिरादरी में दूसरे का हाथ का खाना मना है। बहू अब 4 दिन के लिए क्या बिरादरी में नक्कू बनूं? जालपा, हमारी बिरादरी में भी तो दूसरे के हाथ का खाना मना है। यहाँ तुम्हें कौन देखने आता है? जग्गू ने कहा, फिर पढ़े लिखे आदमी इन बातों का विचार भी नहीं करते। हमारी बिरादरी तो मूर्खों की है। जालपा, यह तो अच्छा नहीं लगता कि माँ बनाए और बहू खाए। जिसे बहू बनाया है उसके हाथ का खाना भी पड़ेगा, नहीं खाना था तो बहू क्यों बनाया? देवीदीन ने जग्गू की ओर प्रशंसा सूचक नजरों से देखकर कहा, बहू ने बात पते की कही, इसका जवाब जरा सोच कर देना। अभी चलो, इन लोगों को जरा आराम कर लेने दो। दोनों नीचे चले गए तो गोपी ने आकर कहा, भैया इसी खटे के यहाँ रहते थे क्या? खटे के ही तो मालूम होते हैं। जालपा ने फटकार कर कहा, खटीक हों या चमार हों, लेकिन हमसे और तुमसे 4 गुने अच्छे हैं, 100 गुने। एक परदेसी आदमी को 6 महीने तक अपने घर में ठहराया, खिलाया पिलाया। हम में इतनी है हिम्मत? यहाँ तो कोई मेहमान आ जाता है तो वह भी भारी हो जाता है। अगर यह नीचे है तो हम इनसे भी नीचे हैं। गोपी हाथ मुंह धो चुका था, मिठाई खाता हुआ बोला, किसी को ठहरा लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। चमार कितना ही दान पुण्य करे, रहेगा तो चमार ही। जालपा, मैं उस चमार को उस पंडित से अच्छा समझती हूँ जो हमेशा दूसरों के धन को खाया करता है। जलपान कर गोपी नीचे चला गया। शहर घूमने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जालपा की इच्छा कुछ खाने की ना हुई। उसके सामने एक जटिल समस्या थी, रमा को कैसे इस दलदल से निकाले।
उस निंदा और उपहास की कल्पना से उसका अपमान और अभिमान आहत होता। हमेशा के लिए वह सबकी आंखों में गिर जाएंगे, किसी को मुंह न दिखा सकेंगे। बेगुनाहों का खून किसकी गर्दन पर होगा? अभियुक्तों में न जाने कौन अपराधी है, कौन निरपराध, कितने देश के शिकार हैं, कितने लोग के। सभी सजा पा जाएंगे, शायद 2-4 को फांसी भी हो जाए। किस पर यह हत्या पड़ेगी? उसने फिर सोचा, मानो किसी की हत्या ना भी पड़े। इस तरह जालपा रात भर सोचती रही, और करे तो क्या करे। अपने लिए इतना सोचना कितनी नीचता है। वह बहुत परेशान थी। वो करे भी तो क्या करे। वह सोचती रही कि कैसा ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे रमानाथ को सच्चाई पता चल जाए और वह अपना बयान बदल ले। उसके हृदय में एक कील सी चुभती रही। वह सोचती रही, यदि उन्हें मालूम हो जाए कि म्यूनिसिपैलिटी में उन पर कोई मुकदमा नहीं है तो शायद खुद ही अपना बयान बदल लें। यह बात उसे कैसे बताई जाए, किस तरह संभव? वह अधीर होकर नीचे उतर आई और देवी दीन को इशारे से बुलाकर बोली, क्यों दादा, उनके पास कोई खत भी नहीं पहुंच सकता? पहरे वालों को 10-5 रुपए देने से शायद खत पहुंच जाए। देवी दीन ने गर्दन हिलाकर कहा, मुश्किल है, बड़े पर जचे हुए आदमी रखे गए हैं। मैं 2 बार गया, सबने फाटक के सामने खड़ा नहीं होने दिया। उस बंगले के आसपास क्या है? एक और तो बंगला है, दूसरी ओर एक कलमी आम का बाग है। एक कलमी आम का बाग और सामने सड़क है। हाँ, शाम को घूमने तो निकलते ही होंगे। बाहर कुर्सी डालकर बैठते हैं। पुलिस के 1-2 अफसर भी साथ में रहते हैं। अगर कोई उस बाग में छिपकर बैठे तो कैसा हो? उन्हें अकेले देखे तो खत फेंक दे, वह जरूर उठा लेंगे। देवी दीन ने चकित होकर कहा, हाँ हो तो सकता है, लेकिन अकेले मिले तब तो। जरा अंधेरा हुआ तो जालपा ने देवी दीन को साथ लिया और रमानाथ का बंगला देखने चली। एक पत्र लिखकर जेब में रख लिया। बार बार देवी दीन से पूछती, आप कितनी दूर है? अच्छा, अभी इतनी ही दूर है। और वह हाथे में रोशनी तो होगी ना? उसके दिल में लहरें सी उठने लगी। रमा अकेले टहलते मिल जाए तो क्या पूछना। इमाल में बांधकर खत को उनके सामने फेंक दूं, उसकी सूरत बदल गई होगी। सहसा उसे शंका हो गई, कहीं वह पत्र पढ़कर भी अपना बयान ना बदले तब क्या होगा? कौन जाने अब मेरी याद भी उन्हें आती है या नहीं। कहीं मुझे देखकर तुरंत मुंह ना उधार कर लें। इस शंका से वह सहम उठी। देवी दीन से बोली, क्यों दादा, वह कभी घर की चर्चा करते थे? देवी दीन ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं, मुझसे तो कभी नहीं की। उदास बहुत रहते थे। इन शब्दों ने जालपा की शंका को और भी सजीव कर दिया। शहर की घनी बस्ती से ये लोग दूर निकल आए। चारों ओर सन्नाटा था। दिन भर वेग से चलने के बाद इस सड़क पर पवन भी विश्राम कर रहा था। सड़क के किनारे के वृक्ष और मैदान चंद्रमा के मंद प्रकाश में हतोत्साह निर्जीव से मालूम होते थे। जालपा को ऐसा आभास होने लगा कि उसके प्रयास में कोई फल नहीं है, उसकी यात्रा का कोई लक्ष्य नहीं। इस अनंत मार्ग में उसकी दशा उस अनाथ की सी है जो मुट्ठी भर अकय के लिए द्वार द्वार फिरता हो। वह जानता है अगले द्वार पर उसे अकय ना मिलेगा, गालियां ही मिलेगी, फिर भी वह हाथ फैलाता है, बढ़ती मानता है। उसे आशा का अवलंब नहीं, निराशा का ही अवलंब है। एकाएक सड़क की दाहिनी तरफ बिजली का प्रकाश दिखाई दिया। देवी दीन ने एक बंगले की ओर उंगली उठाकर कहा, यही उनका बंगला है। जालपा ने डरते डरते उधर देखा, मगर बिल्कुल सन्नाटा छाया था। कोई आदमी न था। फाटक पर ताला पड़ा हुआ था। जालपा बोली, यहाँ तो कोई नहीं है। देवी दीन ने फाटक के अंदर झांककर कहा, हाँ, शायद ये बंगला छोड़ दिया है, कहीं घूमने गए होंगे। घूमने जाते तो द्वार पर पहरा होता। यह बंगला छोड़ दिया तो लौट चले? नहीं, जरा पता लगाना चाहिए कहाँ गए। बंगले की दाहिनी तरफ आमों के बाग में एक प्रकाश दिखाई दिया। शायद खटिक बाग की रखवाली कर रहा था। देवी दीन ने बाग में आकर पुकारा, कौन है यहाँ? किसने यह बाग लिया है? एक आदमी आमों के झुरमुट से निकल आया। देवी दीन ने उसे पहचान कर कहा, अरे तुम हो जंगली, तुमने बाग लिया है? जंगली ठिगना सा गठीला आदमी था। बोला, हाँ दादा, ले लिया, और कुछ है नहीं, दंड ही भरना पड़ेगा। तुम यहाँ कैसे आए? कुछ नहीं, यूं ही चला। इस बंगले वाले आदमी क्या हुए? जंगली ने इधर उधर देखकर कनबत्तियों में कहा, इसमें वही मुखबिर टिका हुआ था। आज सब चले गए हैं, सुनते हैं 15-20 दिन में आएंगे, जब फिर हाई कोर्ट में मुकदमा पेश होगा। पढ़े लिखे आदमी भी ऐसे दगाबाज होते हैं दादा, सरासर झूठी गवाही दी। ना जाने इसके बाल बच्चे हैं या नहीं, भगवान को भी नहीं डरा। जालपा वहीं खड़ी थी। देवी दीन ने जंगली को और जहर उगलने का अवसर ना दिया। बोला, तो 15-20 दिन में आएंगे, खूब मालूम है? जंगली, हाँ, वही पहरे वाले कह रहे थे। कुछ मालूम हुआ कहाँ गए?
वही मौका देखने गए हैं जहाँ वारदात हुई थी। देवीदीन चिलम पीने लगा और जालपा सड़क पर आकर टहलने लगी। रमा की यह निंदा सुनकर उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हुआ जाता था। उसे रमा पर क्रोध न आया, ग्लानि न आई। उसने हाथों का सहारा देकर इस दलदल से निकालने के लिए उसका मन विकल हो उठा। रमा चाहे उसे धिक्कार ही क्यों न दे, उसे ठुकरा ही क्यों न दे, वह उसे अपयश के अंधेरे में नहीं गिरने देगी। जब दोनों यहाँ से चले तो जालपा ने पूछा, इस आदमी से क्या कह दिया कि जब वह आए तो हमें खबर दे दे? हाँ, कह दिया। 1 महीना गुजर गया। गोपी पहले तो कई दिन कलकत्ते की सैर करता रहा, मगर 4-5 दिन में ही यहाँ से उसका जी ऐसा उछटा कि घर की रट लगाने शुरू कर दी। आखिर जालपा ने उसे लौटा देना ही अच्छा समझा। यहाँ तो वह छिप छिप कर रोया करता था। जालपा कई बार रमा के बंगले तक हो आई। वह जानती थी कि अभी रमा नहीं आए हैं, मगर फिर भी वह एक चक्कर लगा आती थी। उसे एक विचित्र संतोष होता था। जालपा कुछ पढ़ते या लेटे लेटे थक जाती तो एक क्षण के लिए खिड़की के सामने आ खड़ी होती। एक दिन शाम को वह खिड़की के सामने आई तो सड़क पर मोटरों की एक कतार नजर आई। कौतूहल हुआ, इतनी मोटरें कहाँ जा रही हैं? गौर से देखने लगी, 6 मोटरें थीं। उनमें पुलिस के अफसर बैठे हुए थे, एक में सब सिपाही थे। आखिरी मोटर पर जब उसकी निगाह पड़ी तो मानो उसके शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। वह ऐसी तन्मय हुई कि खिड़की से जीने तक दौड़ आई, मानो मोटर को रोक लेना चाहती हो। पर इसी एक पल में उसे मालूम हो गया कि मेरे नीचे उतरते उतरते मोटरें निकल जाएंगी। वह फिर खिड़की के सामने आ गई। अब रमा बिल्कुल सामने आ गया। उसकी आंखें खिड़की की ओर लगी हुई थी। जालपा ने इशारे से कुछ कहना चाहा, मगर संकोच ने रोक दिया। ऐसा मालूम हुआ कि रमा की मोटर कुछ धीमी हो गई है। देवीदीन की आवाज़ भी सुनाई दी, मगर मोटर रुकी नहीं। एक क्षण में ही वह आगे बढ़ गई, पर रमा अभी रह रहकर खिड़की की ओर ताकता जाता था। जालपा ने जीने पर आकर कहा, दादा। देवीदीन ने सामने आकर कहा, भैया आ गए। वह क्या मोटर जा रही है? यह कहता हुआ वो ऊपर आ गया। जालपा ने उत्सुकता को संकोच से दबाते हुए कहा, तुमसे कुछ कहा? देवीदीन, और क्या कहते, खाली राम राम की मैंने कुशल पूछी। हाथ से दिलासा देते हुए चले गए। तुमने देखा कि नहीं? जालपा ने सिर झुकाकर कहा, देखा क्यों नहीं, खिड़की पर जरा खड़ी थी। उन्होंने भी तुम्हें देखा था? खिड़की की ओर ताकते तो थे। बहुत चकराए होंगे कि यह कौन है। कुछ मालूम हुआ? मुकदमा कब पेश होगा? कल ही तो है। कल ही? इतनी जल्द? तब तो जो कुछ करना है आज ही करना होगा। किसी तरह मेरा खत उन्हें मिल जाता तो काम बन जाता। देवीदीन ने इस तरह ताका मानो कह रहा हो, तुम इस काम को जितना आसान समझती हो उतना नहीं। जालपा ने उसके भाव को ताड़कर कहा, क्या तुम्हें संदेह है कि वह अपना बयान बदलने पर राजी होंगे? देवीदीन को अब इसे स्वीकार करने के सिवा और कोई उपाय न सूझा। बोला, हाँ बहू जी, मुझे इस पर बहुत अंदेशा है, और सच पूछो तो है भी जोखिम। अगर वह बयान बदल भी दें तो पुलिस के पंजे से नहीं छूट सकती। वह कोई दूसरा इल्जाम लगाकर उन्हें पकड़ लेगी और फिर नया मुकदमा चलावेगी। जालपा ने ऐसी नज़रों से देखा मानो वह इस बात से जरा भी नहीं डरती। फिर बोली, दादा, मैं उन्हें पुलिस के पंजे से बचाने का ठेका नहीं लेती। मैं केवल यह चाहती हूँ कि हो सके तो अपयश से बचा लूँ। उनके हाथों इतने घरों की बर्बादी होते नहीं देख सकती। अगर वह सचमुच डकैतियों में शरीक होते तो भी मैं यही चाहती कि वह अंत तक अपने साथियों के साथ रहें और जो सिर पर पड़े उसे खुशी से झेलें। मैं यह कभी नहीं पसंद करती कि वह दूसरों को दगा देकर मुखबिर बन जाएं, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल झूठ का है। मैं यह नहीं बर्दाश्त कर सकती कि अपने स्वार्थ के लिए वे झूठी गवाही दें। अगर उन्हें खुद अपना बयान न बदला तो मैं अदालत में जाकर सारा कच्चा चिट्ठा खोलूंगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। वह हमेशा के लिए मुझे त्याग दे, मेरी सूरत न देखें, यह मंजूर है, पर यह नहीं हो सकता कि वह इतना बड़ा कलंक माथे पर लगाएं। मैं अपने पत्र में सब लिख कर रखी हूँ। देवीदीन ने उसको आदर की दृष्टि से देखकर कहा, तुम सब कर लोगी बहू, अब मुझे विश्वास हो गया है। तुमने कलेजा जो इतना मजबूत कर लिया है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। तो यहाँ से 9 बजे चलें? हाँ, मैं तैयार हूँ, जालपा ने कहा। वह रमा जो पुलिस के भय से बाहर न निकलता था, जो देवीदीन के घर में चोरों की तरह पड़ा जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था, आज 2 महीने से राजसी भोगविलास में डूबा हुआ है। रहनों को सुंदर सजा हुआ बंगला है, सेवा टहल के लिए चौकीदारों का एक दल है, सवारी के लिए मोटर, भोजन पकाने के लिए कश्मीरी बावर्ची। बड़े बड़े अफसर उसका मुंह ताकते हैं। उसके मुंह से बात निकली कि पूरी हुई। इतने दिनों में उसके मिजाज में इतनी नफासत आ गई है मानो वह खानदानी रईस हो। विलास ने उसकी विवेकी बुद्धि को सम्मोहित कर दिया है। उसे कभी इसका ख्याल नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे हाथों कितने बेगुनाहों का खून हो रहा है। उसे एकांत विचार का अवसर ही नहीं दिया जाता। रात को वह अधिकारियों के साथ सिनेमा या थिएटर देखने जाता।
शाम को मोटरों की सैर होती। मनोरंजन के लिए नित्य नए सामान होते। जिस दिन अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट ने सेशन सुपुर्द किया, सबसे ज़्यादा खुशी उसी को हुई। उसने अपने सौभाग्य सूर्य का उदय होता हुआ मालूम किया। पुलिस को मालूम था कि वह सेशन जज के इजलास से यह बहार न होगी। संयोग से जज हिंदुस्तानी थे और निष्पक्षता के लिए बदनाम। पुलिस हो या चोर, उनकी निगाह में बराबर था। वह किसी के साथ रियायत नहीं करते थे। इसीलिए पुलिस ने रमा को एक बार उनके उस स्थानों की सैर करना जरूरी समझा जहाँ वारदातें हुई थी। एक जमींदार की सजी सजाई कोठी में डेरा पड़ा। दिन भर लोग शिकार खेलते रहे, रात को ग्रामोफोन सुनते, ताश खेलते, बजरों और नदियों की सैर करने जाते। ऐसा जान पड़ता था कोई राजकुमार शिकार खेलने गया हो। इस भोग विलास में रमा को अगर कोई अभिलाषा थी तो यह कि यहाँ जालपा भी होती तो वह पर आश्रित था। करता क्या, दरिद्र था। उसकी विलासी इंद्रियां मानो मूर्छित हो रही थी। इन शीतल झोंकों ने उन्हें फिर सचेत कर दिया। वह इस कल्पना में मग्न था कि यह मुकदमा खत्म होते ही उसे अच्छी जगह मिल जाएगी। तब जाकर वह जालपा को मना लावेगा और आनंद से जीवन व्यतीत करेगा। हाँ, वह नए प्रकार का जीवन होगा। उसकी मर्यादा कुछ और होगी, सिद्धांत कुछ और। उनमें कठोर संयम होगा, पक्का नियंत्रण। अब उसके जीवन का कुछ उद्देश्य होगा, कुछ आदर्श होगा। केवल खाना सोना रुपयों के लिए हाय है करना नहीं। जीवन का व्यापार न होगा। इस मुकदमे के साथ इस मार्गहीन जीवन का अंत हो जाएगा। दुर्बल इच्छा ने उसे यह दिन दिखाया था और वे एक नए और सांस्कृतिक जीवन के स्वप्न दिखा रही है। शराबियों की तरह वह ऐसे मनुष्य रोज ही कल्पना करते हैं, लेकिन उन संकल्पों का अंत क्या होता है? रोज नए प्रलोभन सामने आते रहते हैं और संकल्प की अवधि भी बढ़ती जाती है। नए प्रभात का उदय कभी नहीं होता। एक महीना देहात की सैर के बाद रमा पुलिस के सहयोगियों के साथ अपने बंगले पर जा रहा था। रास्ता देवी दीन के घर के सामने से था। कुछ ही दूरी पर उसे अपना कमरा दिखाई दिया। अनायास उसकी निगाह ऊपर उठ गई। खिड़की के सामने कोई खड़ा था। इस वक्त देवी दीन वहाँ क्या कर रहा है? उसने जरा ध्यान से देखा, यह तो कोई औरत है। मगर औरत कहाँ से आई? क्या देवी दीन ने वह कमरा किराए पर उठा दिया? ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। मोटर जरा और समीप आई तो उस औरत का चेहरा साफ नजर आने लगा। रमा चौंक पड़ा। अरे, ये तो जालपा है। बेशक जालपा है, मगर नहीं, जालपा यहाँ कैसे आएगी? मेरा पता ठिकाना उसे कहाँ मालूम? कहीं बुढ़े ने उसे खत तो नहीं लिख दिया? जालपा ही है। नायब दरोगा मोटर चला रहा था। रमा ने बड़ी मित्रता के साथ कहा, सरदार साहब 1 मिनट रुकिए, मैं जरा देवी दीन से एक बात कर लूँ। नायब ने मोटर जरा धीमी कर दी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे आगे बढ़ा दिया। रमा ने तेज होकर कहा, आप तो मुझे कैदी बनाए हुए हैं। नायब ने खिसिया कर कहा, आप तो जानते हैं डिप्टी साहब कितनी जल्द जामे से बाहर हो जाते हैं। बंगले पर पहुंचकर रमा सोचने लगा, जालपा से कैसे मिलूं? वह जालपा ही है। इसमें अब उसे कोई सुबह न था। आंखों को धोखा कैसे देता? हृदय में एक ज्वाला सी उठी थी। क्या करूं, कैसे जाऊं? उसे कपड़े उतारने की सुधि न रही। 15 मिनट तक वह कमरे के द्वार पर खड़ा रहा। कोई हिकमत न सूझी। लाचार पलंग पर लेटा रहा। जरा ही देर में वह फिर उठा और सामने सहन में निकल आया। सड़क पर उसी वक्त बिजली रोशन हो गई। फाटक पर चौकीदार खड़ा था। रमा को उस समय उस पर इतना क्रोध आया कि गोली मार दे। अगर मुझे कोई अच्छी जगह मिल गई तो एक एक से समझूंगा। तुम्हें तो डिसमिस करा के छोड़ूंगा। कैसा शैतान की तरह सिर पर सवार है। मुंह तो देखो, शराब मालूम होता है। करी की दुम है। वाह रे, आपकी पगड़ी कोई टोकरी ढोने वाला कुली है। अभी कुत्ता भूख पड़े तो आप दुम दबाकर भागेंगे, मगर यहाँ ऐसे डटे हैं मानो किसी किले के द्वार की रक्षा कर रहे हैं। एक चौकीदार ने आकर कहा, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, कुछ नए तवे मंगवाए हैं। रमा ने झल्ला कर कहा, इस वक्त तो मुझे फुर्सत नहीं। फिर सोचने लगा, जालपा यहाँ कैसे आई? अकेली ही आई है और कोई साथ है? जालिम ने बुढ़े से 1 मिनट बात भी नहीं करने दिया। जालपा पूछेगी तो जरूर कि क्यों भागे थे। साफ साफ कह दूंगा। उस समय और कर ही कह सकता था, पर इन थोड़े दिनों के कष्ट ने जीवन का प्रश्न तो हल कर दिया। अब आनंद से जिंदगी कटेगी। कोशिश करके उसी तरफ अपना तबादला करवा लूँगा। यह सोचते सोचते रमा को ख्याल आया कि जालपा भी मेरे साथ रहे तो क्या हर्ज है। बाहर वालों से मिलने की रोक टोक है, जालपा के लिए क्या रुकावट हो सकती है? लेकिन इस वक्त इस प्रश्न को छेड़ना उचित नहीं। कल इसे तय करूँगा। देवी दीन भी विचित्र जीव है। पहले तो कई बार आया, पर आज उसने भी सन्नाटा खींच लिया। कम से कम इतना तो हो सकता है कि वह आकर पहरे वाले कांस्टेबल से जालपा के आने की खबर मुझे दे। फिर मैं देखता हूँ कि कौन जालपा को नहीं आने देता। पहले इस तरह की कैद जरूर थी, पर अब तो मेरी परीक्षा हो चुकी। शायद अब सब लोग खुशी से राजी हो जाएं। रसोइया थाली लाया। मांस
एक ही तरह का था। रमा थाली देखते ही चला गया। इन दिनों रुचिकर भोजन देखकर ही उसे भूख लगती थी। जब तक 4-5 प्रकार का मांस न हो, चटनी अचार न हो, उसकी तृप्ति न होती। बिगड़ कर बोला, क्या खाऊं? तुम्हारा सिर, थाली उठा ले जाओ। रसोइया ने डरते डरते कहा, हुजूर इतनी जल्द और चीजें कैसे बनाता? अभी कुल 2 ही घंटे तो हुए हैं। 2 घंटे तुम्हारे लिए थोड़े होते हैं। अब हुजूर से क्या कहूँ? बको मत हुजूर, बको मत। डैम। रसोइया ने फिर न कुछ कहा। बोतल लाया, बर्फ तोड़कर गिलास में डाली और पीछे हटकर खड़ा हो गया। रमा को इतना क्रोध आ रहा था कि रसोइयों को नोच खाए। उसका मिजाज इन दिनों बहुत तेज हो गया था। शराब का दौर शुरू हुआ तो रमा का गुस्सा और भी तेज हो गया। लाल लाल आंखें दिखाकर बोला, चाहूं तो अभी तुम्हारा कान पकड़ कर निकाल दूं, अभी इसी दम। तुमने समझा क्या है? उसका क्रोध बढ़ता देख रसोइया चुपके से सरक गया। रमा ने ग्लास लिया और 2-4 लुकमे खाकर बाहर सहन में टहलने लगा। यही धुन संवार थी कि यहाँ से निकलूं कैसे। एकाएक उसे ऐसे जान पड़ा कि तार के बाहर वृक्षों की आड़ में कोई है। हाँ, कोई खड़ा है, उसकी तरफ ताक रहा है, शायद इशारे से अपनी तरफ बुला रहा है। रमानाथ का दिल धड़कने लगा। कहीं षड्यंत्रकारियों ने उसके प्राण लेने की तो नहीं ठान ली है। यह शंका उसे सदैव बनी रहती थी। इस ख्याल से वह रात को बंगले के बाहर बहुत कम निकलता था। आत्मरक्षा के भाव ने उसे अंदर चले जाने की प्रेरणा दी। उस वक्त एक मोटर सड़क पर निकली। उसके प्रकाश में रमा ने देखा, अंधेरी छाया स्त्री की है। उसकी साड़ी साफ नजर आ रही है। फिर उसे ऐसा मालूम हुआ कि वह स्त्री उसकी ओर आ रही है। उसे फिर शंका हुई, कोई मर्द यह वेश बदलकर मेरे साथ छल तो नहीं कर रहा है। वह जो जो पीछे हटता गया, वह छाया उसकी ओर बढ़ती गई, यहाँ तक कि तार के पास आकर उसने कोई चीज रमा की तरफ फेंकी। रमा चीख मारकर पीछे हट गया, मगर वह केवल लिफाफा था। उसे कुछ तस्कीन हुई। उसने फिर जो सामने देखा तो वह छाया अंधकार में विलीन हो गई। रमा ने लपक कर वह लिफाफा उठा लिया। भय भी था और कौतूहल भी। भय कम था, कौतूहल अधिक। लिफाफे को हाथ में लेकर देखने लगा। सिरनामा देखते ही उसका हृदय फुहारियों सा उड़ने लगा। लिखावट जालपा की थी। उसने फौरन लिफाफा खोला। जालपा की ही लिखावट थी। उसने एक ही सांस में पत्र पढ़ डाला और तब एक लंबी सांस ली। उसी सांस के साथ चिंता का वह भीषण भार, जिसे आज 6 महीने से उसकी आत्मा को दबा रखा था, वह सारी मनोव्यथा जो उसका जीवन रक्त चूस रही थी, वह सारी दुर्बलता, लज्जा, ग्लानि मानो छूमंतर हो गई। इतनी स्फूर्ति, इतना गर्व, इतना आत्मविश्वास उसे कभी न हुआ। पहले यही सनक थी कि अभी चलकर दरोगा से कह दूं, मुझे इस मुकदमे से कोई सरोकार नहीं। लेकिन फिर ख्याल आया, बयान तो हो ही चुका, जितना अपयश मिलना था मिल चुका। अब इसके फल से हाथ गिरो। मगर इन सब ने मुझे कैसा चकमा दिया और अभी तक मुगलाते में डाले हुए हैं। सबके शक मेरी दोस्ती का दम भरते हैं, मगर अभी तक असली बात मुझसे छिपाए हुए हैं। अभी भी इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं। अभी भी इस बात पर अपना बयान बदल दूं तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। यही ना होगा कि मुझे कोई जगह ना मिलेगी। भला से इन लोगों के मंसूबे तो खाक में मिल जाएंगे, इस दगाबाजी की सजा तो मिल जाएगी, और कुछ ना सही इतना बड़ी बदनामी तो नहीं होगी। यह सब शरारत जरूर करेंगे, लेकिन झूठा इल्जाम लगाने के सिवा और कर ही क्या सकते हैं। जब मेरा यहाँ रहना साबित ही नहीं तो मुझे दोष क्या लगाएंगे। सबों के मुंह पर कालिख लग जाएगी, मुंह तो दिखाया न जाएगा, मुकदमा क्या चलाएंगे। मगर नहीं, इन्होंने मुझसे चाल चली है तो मैं भी इनसे वही चाल चलूँगा। कह दूंगा अगर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो मैं शहादत दूंगा, वरना साफ कह दूंगा इस मामले से मेरा कोई संबंध नहीं तो पीछे से किसी छोटे मोटे थाने में नायब दरोगा बनाकर भेज दें और वहीं सड़ा करूँ लूँगा इंस्पेक्टरी। और कल 10 बजे मेरे पास नियुक्ति का परवाना आ जाना चाहिए। वह चला, किसी वक्त दरोगा से कह दूं। लेकिन फिर रुका। एक बार जालपा से मिलने के लिए उसके प्राण तड़प रहे थे। उसके प्रति इतना अनुराग, इतनी श्रद्धा उसे कभी ना हुई, मानो वह कोई दैवी शक्ति हो जिसे देवताओं ने उसकी रक्षा के लिए भेज दिया हो। 10 बज गए थे। रमा ने बिजली गुल कर दी और बरामदे में आकर जोर से किवाड़ बंद किए, जिससे पहरे वाले सिपाही को मालूम हो अंदर से किवाड़ बंद करके सो रहे हैं। वह अंधेरे बरामदे में 1 मिनट खड़ा रहा, तब आहिस्ता से उतरा और कांटेदार गेसिंग के पास आकर सोचने लगा, उस पार कैसे जाऊं। शायद अभी जालपा बगीचे में हो, देवी दिन जरूर होगा उसके साथ। केवल यही तार उसकी राह रोके हुए था। उसे गांव जाना असंभव था। उसने तारों के बीच से होकर निकल जाने का निश्चय किया। अपने सब कपड़े समेट लिया और कांटों को बचाता हुआ सिर और कंधों को तार के बीच में डाला, पर ना जाने कैसे कपड़े फंस गए। उसने हाथ से छुड़ाना तो चाहा, पर आस्तीन कांटों में फंस गई। धोती भी उलझ गई।
बेचारा बड़े संकट में पड़ा, न इस पार जा सका न उस पार। असावधानी हुई और कांटे उसकी दूब में चुभ जाएंगे। मगर इस वक्त उसे कपड़ों की परवाह न थी। उसने गर्दन और बढ़ाई, कपड़ों में लंबा चीरा लगाता हुआ उस पार निकल गया। सारे कपड़े तार तार हो गए, पीठ में भी कुछ खरोंचे लग गए। इस समय कोई बंदूक का निशाना बांध कर भी उसके सामने खड़ा हो जाता तो वह पीछे न हटता। फटे हुए कुर्ते को उसने वहीं फेंक दिया। गले की चादर फट जाने पर भी काम दे सकती थी, उसे ओढ़ लिया, धोती समेट ली और बगीचे में घूमने लगा। सन्नाटा था, शायद रखवाला खटिक खाना खाने गया हुआ था। उसने 2-3 बार धीरे जालपा का नाम लेकर पुकारा, किसी की आहट ना मिली। निराश होने पर भी मोह ने उसका गला न छोड़ा। उसने एक पेड़ के नीचे जाकर देखा, समझ गया जालपा चली गई। वह उन्हीं पैरों देवी दीन के घर चला। उसे जरा भी शौक न था, भला से किसी को मालूम हो जाए कि मैं बंगले से निकल आया। पुलिस मेरा कर ही क्या सकती है, मैं कैदी नहीं हूँ, गुलाम नहीं हूँ। आधी रात हो गई। देवी दीन भी आधा घंटा पहले लौटा था और खाना खाने जा रहा था। एक नंगे धड़ंगे आदमी को देखकर चौंक पड़ा। रमा ने चादर सिर पर बांध ली और देवी दीन को डराना चाहा। देवी दीन ने सशंक होकर कहा, कौन है? सहसा पहचान गया और झपट कर हाथ पकड़कर बोला, तुमने भैया खूब भैंस बनाया हुआ है, कपड़े क्या हुए? रमाना तार से निकल रहा था, सब उसके कांटों में उलझ कर फट गए। देवी दीन, राम राम, देह में तो नहीं चुभे? रमानाथ, कुछ नहीं, 1-2 खरोंच लग गए, मैं बहुत बचकर निकला। बहू की चिट्ठी मिल गई? देवी दीन, रमानाथ, हाँ उसी वक्त मिल गई थी। क्या वह भी तुम्हारे साथ थी? देवी दीन, हाँ वह मेरे साथ नहीं थी, मैं उसके साथ था। जब से तुम्हें मोटर से पार आते देखा तभी से जाने जाने की लगाए हुए थी। रमानाथ, तुमने कोई खत लिखा था? देवी दीन, मैंने कोई खत पत्र नहीं लिखा भैया। जब आई तो मुझे अचंभा हुआ कि बिना जाने बुझे कैसे आ गई। पीछे से उन्होंने बताया कि वह शतरंज वाला नक्शा उन्हीं ने पराग से भेजा था और इनाम भी वहीं से आया था। रमा की आंखें फैल गई। जालपा की चतुराई ने उसे विस्मय में डाल दिया। इसके साथ ही पराजय के भावों ने उसे कुछ खिसिया भी दिया। यहाँ भी उसकी हार हुई। इस बुरी तरह बुढ़िया ऊपर गई हुई थी। देवी दीन ने जीने से जाकर कहा, अरे क्या करती हो? बहू से कह दो एक आदमी उनसे मिलने आया है। यह कहकर देवी दीन ने फिर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोले, चलो अब सरकार के पास तुम्हारी पेशी होगी। बहुत भागे थे ना, बिना वारंट के पकड़े गए। इतनी आसानी से पुलिस भी ना पकड़ सकती थी। रमा का मनोल्लास द्रवित हो गया। लज्जा से गड़ा जाता था। जालपा के प्रश्नों का उसके पास क्या जवाब था? जिस भय से वह भागा था उसने अंत में उसका पीछा करके उसे परास्त ही कर दिया। वह जालपा के सामने सीधी आंखें भी तो ना कर सकता था। उसने हाथ छुड़ा लिया और जीने के पास छिटक गया। देवी दीन ने पूछा, रुक क्यों गए? रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, चलो मैं आता हूँ। बुढ़िया ने ऊपर से कहा, पूछो कौन आदमी है, कहाँ से आया है? देवी दीन ने विनोद से, कहता है मैं जो कुछ कहूँगा बहू से ही कहूँगा। कोई चिट्ठी लाया है? कोई चिट्ठी लाया है? बुढ़िया ने पूछा। नहीं। सन्नाटा हो गया। देवी दीन ने एक क्षण के बाद पूछा, कह दूँ लौट जाए? जालपा जीने पर आकर बोली, कौन आदमी है, पूछती तो हूँ। कहता है बड़ी दूर से आया हूँ। है कहाँ? ये क्या खड़ा है? अच्छा बुला लो। रमा चादर ओढ़े कुछ झिझकता हुआ, कुछ चेपता हुआ, डरता हुआ जीने पर चढ़ा। जालपा ने उसे देखते ही पहचान लिया। तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। देवी दीन वहाँ न होता तो वह 2 कदम और बढ़ी होती। उसने आंखों में इतना नशा कभी ना आया, अंगों में कभी इतनी चपलता न थी, कपोल उसके इतने न दमके थे, हृदय में कभी इतना मृदु कंपन न हुआ। आज उसकी तपस्या सफल हुई। वियोगियों के मिलन की रात बटोहियों के पड़ाव की रात होती है, जो बातों में कट जाती है। रमा और जालपा दोनों को ही अपनी 6 महीनों की कथा कहनी थी। रमा ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने कष्टों को खूब बढ़ा चढ़ा कर कहा। जालपा ने अपनी कथा में कष्टों की चर्चा तक न आने दी। वह डरती थी कि इन्हें दुख होगा, लेकिन रमा को उसे रुलाने में विशेष आनंद आ रहा था। वह क्यों भागा, किस लिए भागा, कैसे भागा, यह सारी कथा उसने करुण शब्दों में कही और जालपा ने सिसक सिसक कर सुन। वह अपनी बातों से उसे प्रभावित करना चाहता था। अब तक उसकी बातों ने उसे परास्त कर डाला था। जो बातें उसे असुझ मालूम हुई उसे जालपा ने चुटकियों में पूरा कर दिया। शतरंज वाली बात को वह खूब नमक मिर्च लगाकर बयान कर सकता था, लेकिन वहाँ भी जालपा ने ही नीचा दिखाया। फिर उसकी कीर्ति लालसा ने इसके सिवा और क्या उपाय किया? अपने कष्टों को राई का पर्वत बनाया। जालपा ने सिसक कर कहा, तुमने यह सारी आफतें झेली, हमें एक पत्र ना लिखा? क्यों लिखती, हमसे नाता ही क्या था? मुंह देखे कि प्रीत थी, आँख ओट पहाड़ ओट। रमा ने हंस कहा, यह बात नहीं थी जालपा, दिल पर जो गुजरती थी दिल ही जानता है, लेकिन लिखने का मुंह भी तो होना चाहिए। जब मुंह छिपाकर घर से भागा तो अपनी विपत्ति कथा कैसे लिखता? मैंने तो सोच लिया था जब तक खूब रुपए न कमा लूंगा एक शब्द न लिखूंगा।
जालपा ने आंखों में आंसू भरकर व्यंग भरकर कहा, ठीक ही था। रुपए आदमी से ज़्यादा प्यारे होते हैं। हम तो हैं ना रुपए के यार। तुम चाहे चोरी करो, चाहे डाका मारो, जाली नोट बनाओ, झूठी गवाही दो या भीख मांगो, किसी उपाय से रुपए लाओ। तुमने हमारे स्वभाव को इतना ही समझा। वाह, गोसाई जी भी तो कह गए हैं, स्वार्थ लागी करें सप्रीति। रमा ने झेपते हुए कहा, नहीं प्रिय, यह बात न थी। मैं यही सोचता था कि इन फटे हालों में कैसे जाऊंगा। सच कहता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा डर तुम ही से लगता था। सोचता था तुम मुझे कितना कपटी कायर झूठ समझती होगी। शायद मेरे मन में यह भाव था कि रुपए की थैली देख तुम्हारा हृदय कुछ नरम होगा। जालपा ने व्यथित कंठ से कहा, मैं शायद उस थैली को हाथ से भी ना छूती। आज मालूम हो गया तुम मुझे कितनी नीच और स्वार्थी समझती हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सरासर मेरा ही है। अगर मैं भली होती तो आज यह दिन ही क्यों आता। जो पुरुष 30-40 रुपए का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2-4 रुपए रोज खर्च करे, 1000-2000 के गहने पहनने की नीयत रखे, तो वह अपनी और उसकी तबाही का सामना कर रही हो। अगर तुम मुझे इतना धन लोलुप समझते हो तो इसमें कोई अन्याय नहीं है, मगर एक बार जिस आग में जल चुकी हूँ उसमें फिर न कूदूंगी। इन महीनों में मैंने उन पापों का सारा प्रायश्चित किया और शेष जीवन के अंत तक करती रहूंगी। मैं यह नहीं कहती कि भोग विलास ने मेरा जी भर गया, या गहने कपड़े से मैं ऊब गई, या सैर तमाशे से मुझे घृणा हो गई। यह सब अभिलाषाएं ज्यों की त्यों हैं। अगर तुम अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से और सद उद्योग से उन्हें पूरा कर सको, लेकिन खोटी नीयत से आत्मा को कलुषित करके 1 लाख भी लाओ तो मैं उसे ठुकरा दूंगी। जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि पुलिस के तुम गवाह बन गए हो, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं उसी वक्त दादा के साथ तुम्हारे बंगले तक आई, मगर तुम उसी दिन बाहर चले गए थे। आज लौटे। मैं इतने आदमियों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहती। तुम अदालत में साफ साफ कह दो कि मैंने पुलिस के चकमे में आकर गवाही दी। मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं। रमा ने चिंतित होकर कहा, जब से तुम्हारा खत मिला तभी से इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूँ। एक बात कहकर मुकर जाने का साहस मुझ में नहीं। बयान तो तुमको बदलना ही पड़ेगा। जालपा ने कहा, आखिर कैसे? मुश्किल क्या है? जब तुमको मालूम हो गया है कि म्यूनिसिपालिटी में तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, तो फिर किस बात का डर? डर ना हो, जेब भी तो कोई चीज़ होती है। जिस मुंह से एक बात कही उसी मुंह से मुकर जाऊँ, यह तो मुझसे न होगा। फिर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, आराम से ज़िंदगी बसर होगी, मुझे गली गली ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। जालपा ने कोई जवाब न दिया। वह सोच रहे थे कि आदमी अपने स्वार्थ में कितना अधिक गंभीर हो जाता है। रमा ने फिर धृष्टता से कहा, और कुछ मेरी गवाही पर ही तो सारा फैसला नहीं हुआ जाता। मैं बदल भी जाऊं तो पुलिस कोई दूसरा आदमी खड़ा कर देगी। अपराधियों की जान तो किसी तरह न बच सकेगी। हाँ, मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, कैसी बेशर्मी की बातें करते हो? क्या तुम इतने गए बीते हो कि अपनी रोटियों के लिए दूसरे का गला काटोगे? मैं इसे नहीं सहन कर सकती। मुझे मजदूरी करना, भूखों मर जाना मंजूर है। बड़ी से विपत्ति जो संसार में है वह सिर पर मैं ले सकती हूँ, लेकिन किसी का बुरा करके स्वर्ग का राज नहीं ले सकती। रमा इस आदर्शवाद से चिढ़कर बोला, तो तुम चाहती क्या हो? यही कि मैं कुलीगिरी करूँ? जालपा, नहीं, मैं यह नहीं चाहती, लेकिन अगर कुलीगिरी भी करनी पड़े तो खून की तर रोटियों से कहीं बेहतर है। रमा ने संत भाव से कहा, जालपा, तुम मुझे जितना नीच समझती हो मैं उतना नीच नहीं हूँ। बुरी बात सभी को बुरी लगती है। इसका दुख मुझे भी है कि मेरे हाथों इतने आदमियों का खून हो रहा है, लेकिन परिस्थिति ने मुझे लाचार कर दिया है। मुझ में अब ठोकरे खाने की शक्ति नहीं है। ना मैं पुलिस से रार मोल ले सकता हूँ। दुनिया में सभी थोड़े आदर्श होते हैं। मुझे क्यों उस ऊंचाई पर चढ़ाना चाहती हूँ जहाँ पहुँचने की शक्ति मुझ में नहीं है। जालपा ने छीण स्वर में कहा, जिस आदमी में हत्या करने की शक्ति हो उसमें हत्या न करने की शक्ति भी होती है। अचंभे की बात है कि जिसमें शक्ति दौड़ने की हो उसे खड़े होने की शक्ति ना हो। इससे कौन बनेगा? जब हम कोई काम करने की इच्छा करते हैं तो शक्ति अपने आप आ जाती है। तुम यह निश्चय कर लो कि तुम्हें बयान बदलना है, बस सब अपने आप हो जाएगा। रमा ने सिर झुकाए हुए कहा। जालपा ने आवेश में आकर कहा, अगर तुम्हें यह पाप की खेती करनी है तो मुझे आज ही यहाँ से विदा कर दो। मैं मुंह में कालिख लगाकर यहाँ से चली जाऊँगी और फिर तुम्हें दिक करने नहीं आऊँगी। तुम आनंद से रहना। अपना पेट मेहनत मजदूरी करके मैं भर लूँगी। अब प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए यह दुर्बलता हमारे पीछे खड़ी हुई। मैं देख रही हूँ यह हमारा सर्वनाश करके ही छोड़ेगी। रमा के दिल पर कुछ चोट हुई। सिर खुजलाकर बोला, मैं चाहता तो हूँ कि किसी तरह इस मुसीबत से जान बचे, तो बचाते क्यों नहीं? अगर तुम कहते हो कि शर्म आती है तो मैं चलूँ।
यही अच्छा होगा। मैं भी चलूँगी और तुम्हारे सुपरिटेंडेंट साहब से सारा वृत्तांत साफ कहूँगी। रमा का सारा पसोपेश गायब हो गया। अपनी इतनी दुर्गति वह न कराना चाहता था कि उसकी स्त्री जाकर उसकी वकालत करे। बोला, तुम्हारे चलने की जरूरत नहीं है जालपा, मैं उन लोगों को समझा दूंगा। जालपा ने जोर देकर कहा, साफ बताओ अपना बयान बदलोगे या नहीं। रमा ने मानो कोने में दबकर कहा, कहता तो हूँ बदल दूंगा, मेरे कहने पर या अपने दिल से। तुम्हारे कहने से नहीं, अपने दिल से। मुझे खुद ही ऐसी बातों से घृणा है। सिर्फ जरा हिचक थी, वह तुमने निकाल दी। और फिर बातें होने लगी। कैसे पता चला कि रमा ने रुपए उड़ा दिए? रुपए अदा किए हो गए और वह लोगों को गबन की खबर हुई या घर ही में दबकर रह गए। रतन पर क्या गुजरी? गोभी इतनी जल्दी क्यों चला गया? दोनों कुछ पल रहे और उसी तरह आवारा फिरे। आखिर में अम्मा ने और दादा का जिक्र आया। फिर जीवन के मंसूबे बांधे जाने लगे। जालपा ने कहा, घर चलकर रतन से थोड़ी सी जमीन ले लें और आनंद से खेती बाड़ी करें। रमन ने कहा, कहीं इससे अच्छा है कि यहाँ चाय की दुकान खोल लें। इस पर दोनों में मुहासा हुआ। आखिर रमा को हार माननी पड़ी। यहाँ रहकर घर की देखभाल न कर सकता था, भाइयों को शिक्षा न दे सकता था और माता पिता की सेवा सत्कार भी तो नहीं कर सकता था। आखिर घर वालों के प्रति भी तो कोई लगाव है। इन सब बातों से रमा निरत्तर हो गया। रमा मुंह अंधेरे बंगले जा पहुंचा। किसी को कानों कान खबर न हुई। नाश्ता करके रमा ने खत साफ किया, कपड़े पहने और दरोगा के पास पहुंचा। त्योरिया चढ़ी हुई थी। दरोगा ने पूछा, खैरियत? नौकरों ने कोई शरारत तो नहीं की? रमा ने खड़े खड़े कहा, नौकरों ने नहीं की, आपने की है। आपके मातहतों अफसरों ने सब मिलकर उल्लू बनाया। दरोगा कुछ घबरा कर बोला, आखिर क्या बात है, कहिए तो। बात यही है कि इस मामले में अभी मैं कोई शहादत नहीं दूंगा, उससे मेरा ताल्लुक नहीं। आपने मेरे साथ चाल चली, वारंट की धमकी देकर मुझे शहादत देने पर मजबूर किया। अब मुझे मालूम हो गया है कि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं, आप लोगों का चकमा था। पुलिस की तरफ से शहादत नहीं देना चाहता था। मैं आज जज साहब से साफ कह दूंगा, बेगुनाहों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लूंगा। दरोगा ने तेज होकर कहा, आपने खुद गबन तस्लीम किया है? रमानाथ, मीजान की गलती थी, गबन न था। म्यूनिसिपालिटी में मुझ पर कोई मुकदमा नहीं है। आपको यह कैसे मालूम हुआ? इससे आपको कोई बहस नहीं, मैं शहादत न दूंगा। साफ साफ कहता हूँ, पुलिस ने मुझे धोखा देकर शहादत दिलवाई है। जिन तारीखों का वाकया है उन तारीखों में मैं इलाहाबाद में था। म्यूनिसिपल ऑफिस में मेरी हाजिरी मौजूद है। दरोगा ने इस आपत्ति को हंसी में उड़ाने की चेष्टा करके कहा, अच्छा साहब, पुलिस ने धोखा दिया, लेकिन उस खातिर ख्वाह इनाम देने के भी तो हाजिर हैं। कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, मोटर पर बैठे सैर करोगे। खुगिया पुलिस में कोई जगह गई तो चैन ही चैन है। सरकार की नज़रों में इज्जत और रुख सुख बढ़ जाएगा। यूँ मारे मारे फिरते, शायद किसी दफ्तर में क्लर्की मिल जाती, वह भी बड़ी मुश्किल से। यहाँ तो बैठे बिठाए तरक्की का दरवाज़ा खुल गया। अच्छी तरह कारगुजारी होगी तो एक दिन राय बहादुर मुंशी रमाना डिप्टी सुपरिटेंडेंट हो जाओगे। तुम्हें हमारा एहसान मानना चाहिए और उल्टे खफा हो रहे हो। रमा पर इस प्रलोभन का कुछ असर न। बोला, मुझे क्लर्क बनना मंजूर है, इस तरह की तरक्की मैं नहीं चाहता। यह आप ही को मुबारक हो। इतने में डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर भी आ गए। रमा को देखकर इंस्पेक्टर साहब ने फरमाया, हमारे बाबू साहब तो पहले से ही तैयार बैठे हैं, बस इसी की कारगुजारी पर वारा न्यारा है। रमा ने इस भाव से कहा, मानो मैं भी अपना नफा नुकसान समझता हूँ जी, आज वारा न्यारा कर दूंगा। इतने दिनों तक आप लोगों के सारे पर चला, अब आपकी आंखों से नहीं चलूंगा। इंस्पेक्टर ने दरोगा का मुंह देखा, दरोगा ने डिप्टी का मुंह, डिप्टी ने इंस्पेक्टर का मुंह देखा। यह कहता क्या है? इंस्पेक्टर साहब विस्मित होकर बोले, क्या बात है? हलफ से कहता हूँ, आप कुछ नाराज हो गए हैं क्या? रमा ने फैसला किया है, आज अपना बयान बदल दूंगा, बेगुनाहों का खून नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने दया भाव से उसकी तरफ देखकर कहा, आप बेगुनाहों का खून कर रहे हैं? ये कहाँ है? आपकी तकदीस की इमारत खड़ी हो चुकी है। हलफ से कहता हूँ, ऐसे मौके बहुत कम आदमियों को मिलते हैं। आज क्या बात हुई कि आप इतने खफा हो गए? आपको मालूम है दरोगा साहब के आदमियों ने तो कोई शोखी नहीं की। अगर किसी ने आपके मिजाज के खिलाफ कोई काम किया हो तो उसे गोली मार दी जाए। हलफ से कहता हूँ। दरोगा, मैं अभी जाकर पता करता हूँ कि रमानाथ आपको तकलीफ किसने की। रमानाथ, आप ना तकलीफ करें, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मैं थोड़े से फ़ायदे के लिए अपना ईमान का खून नहीं कर सकता। 1 मिनट सन्नाटा रहा, किसी को कोई बात न सूझी। दरोगा कोई दूसरा चकमा सोच रहे थे, इंस्पेक्टर कोई दूसरा प्रलोभन, डिप्टी एक दूसरी फिक्र में था। रूखे फन से बोला, रमा बाबू, ये अच्छी बात नहीं होगी। रमा ने गर्म होकर कहा, आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, मेरे लिए तो सबसे अच्छा यही है।
डिप्टी, नहीं, आपका वास्ता इसमें से बुरा है, हम तुमको नहीं छोड़ेगा। हमारा मुकदमा चाहे बिगड़ जाए, लेकिन हम तुमको ऐसा लेसन देगा कि तुम उम्र भर नहीं भूलेगा। आपको वही गवाही देना होगा जो आपने दिया है। अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया या कुछ भी गोलमाल किया तो हम तुम्हारे साथ दूसरा बर्ताव करेगा। एक रिपोर्ट में तुम यूं ही चला जाएगा। यह कहते ही उसने आंखें निकालकर रमा को देखा, मानो कच्चा ही खा जाएगा। रमा सहम उठा। इन आतंक भरे शब्दों ने उसे विचलित कर दिया। यह कोई झूठा मुकदमा चलाकर उसे फंसा दे तो उसकी कौन रक्षा करेगा। उसे यह आशा तो न थी कि डिप्टी साहब जो शील और विनय के पुतले बने हुए एक बार यह रुद्र रूप धारण कर लेंगे, मगर वह इतनी आसानी से दबने वाला भी नहीं था। तो बोला, आप मुझसे जबरदस्ती शहादत दिलाएंगे? डिप्टी ने पैर पटकते हुए कहा, हाँ, जबरदस्ती दिलाएगा। रमा, ये तो अच्छी दिल लगी है। डिप्टी, तुम पुलिस को धोखा देना दिल लगी समझता है? अभी 2 गवाह देकर साबित कर सकता हूँ कि तुमने राजद्रोह किया है। बस चला जाएगा 7 साल के लिए। चक्की पीसते पीसते हाथ में गड्ढा पड़ जाएगा, यह चिकना चिकना गाल नहीं रहेगा। रमा जेल से डरता था। जेल जीवन की कल्पना से उसके रोए खड़े हुए। जेल के ही भय से उसने तो यह गवाही दी थी। डिप्टी भाव विज्ञान जानता था, आसानी से पता पा गया। बोला, वहाँ हलवा पूरी नहीं मिलेगा, धूल मिला हुआ आटा का रोटी मिलेगा, गोभी के सड़े हुए पत्ते का रसा और अरहर की दाल का पानी खाने का मिलेगा। काल कोठरी का 4 महीना भी हो गया तो तुम बच ना पाएगा, मर जाएगा बीमार होके। वार्डन बात बात पे गाली देगा, जूते से पीटेगा। तुम समझता क्या है? रमा का चेहरा फीका पड़ने लगा। मालूम होता था प्रतिक्षण उसका खून सूख रहा है। ग्लानि हुई कि वह रो पड़ा। कांपती हुई आवाज़ से बोला, आप लोगों की इच्छा यही है तो यही सही, भेज दीजिए जेल। मर ही तो जाऊंगा ना, फिर आप लोगों से मेरा गला छूट जाएगा। आप लोग तो मुझे तबाह करने पर आमादा हैं, तो मैं भी मरने के लिए। उसका मन दुर्बल था कि उस दशा को पहुंच गया था जहां जरा सी सहानुभूति सैकड़ों धमकियों से कहीं कारगर होती। इंस्पेक्टर साहब ने मौका ताड़कर उसका पक्ष लेकर डिप्टी के बोला, हलफ से कहता हूँ, आप लोग आदमी को पहचानते तो हैं नहीं, लगे रोब जमाने। इस तरह गवाही देकर हर एक समझदार आदमी को बुरा मालूम होता है। यह इज्जती बात है, इसे जरा भी इज्जत का ख्याल है। वह पुलिस के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहेगा। बाबू साहब की जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे खिलाफ शहादत देंगे। आप लोग अपना काम कीजिए, बाबू साहब की तरफ से बेफिक्र रहिए, हलफ से कहता हूँ। उसने रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आप मेरे साथ चलिए बाबूजी, आपको अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सुनाओ। रमा ने रूठे हुए बालक की तरह हाथ उड़ाकर कहा, मुझे दिक ना कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब तो मुझे जेल खाने में मरना है। इंस्पेक्टर ने उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा, आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। साहब, जेल खाने में मरे आपके दुश्मन। डिप ने भी तस्मा बाकी न छोड़ा, चाहे बड़े कठोर स्वर में बोला, मानो रमा से कभी का परिचय नहीं हो। साहब, यूँ हम बाबू साहब के साथ सब तरह का सलूक करने को तैयार हैं, लेकिन जब वो हमारा खिलाफ गवाही देगा, हमारा जड़ खो देगा, तो हम भी कार्रवाई तो करेगा ना, जरूर से करेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। इसी वक्त सरकारी एडवोकेट और बैरिस्टर मोटर से उतरे। तो इसकी आगे का भाग हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपको हमारा वाचन पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और यदि आपको कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष आगे के तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।